सो हेलो नाइस स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए नाइन्थ ज्योमेट्री, जिसको आप लोग मैथ्स 2 करके भी बोलते हो, उसका महा आईएमपी सेशन। और ये सेशन होने वाला है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो इसको मिस मत करना, जितने हैं सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लो। सबसे ज्यादा मेहनत करके मैं ये सेशन आपके समक्ष रखने वाला हूँ। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम फिफ्थ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। आईएमपी क्वेश्चन और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। देखो, एक और बात बता देता हूँ, अगर कोई चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है तो उसको स्किप करके आप आगे वाले चैप्टर पे बढ़ सकते हो। इसके लिए मैंने इस सेशन को चैप्टर वाइज डिवाइड करके रखा है आपके लिए, तो आपका काम बड़ा सिंपल हो जाए। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो सबसे पहला काम आता है इस वाले टेबल से। एक ना एक क्वेश्चन आना पक्का है, हर साल पूछा जाता है। और जितने भी मैंने मैथ्स 2 के अब तक प्रैक्टिस सेशन अपलोड किए हैं, प्रैक्टिस पेपर अपलोड किए हैं, उनमें भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो सबसे बात करेंगे, सबसे पहला तो सवाल है, माय बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, वो कौन सा फिगर है? तो आपको सामने फिगर दिख रहा होगा और सभी को पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। सही है। पैरेललोग्राम में क्या होती है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। देखो ये अपोजिट साइड दिख रही है आपको, दोनों अपोजिट साइड, ये क्या है, पैरेलल है। ये दोनों अपोजिट साइड क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। फिर बात करेंगे, अपोजिट साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम होती है। फिर क्या बात करेंगे, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, मतलब अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बात समझ में आया? एंड जो डायगोनल्स होते हैं, और जो क्या होते हैं, डायगोनल्स, डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायगोनल आपको पता है, इनको डायगोनल बोलते हैं, बराबर ना? ये डायगोनल्स है। डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या होता है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर लेता है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया है पैरेललोग्राम के बारे में। आगे बढ़ेंगे, माय ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सारे एंगल मेरे राइट एंगल है। शेप देख के ही समझ में आ गया होगा कि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, डायगोनल पहले तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब दोनों डायगोनल सेम होते हैं, दोनों का लेंथ सेम होता है। और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। बात समझ में आया? माई ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मेरे चारों के चारों साइड क्या है, इक्वल इन लेंथ है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट, क्या बोलते हैं, रोम्बस। और रोम्बस की अगर प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, तो अपोजिट साइड क्या होती है रोम्बस के अंदर, कॉन्ग्रुएंट होती है, क्योंकि चारों के चारों साइड सेम है, तो अपोजिट साइड भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट के साथ साथ एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करना है, और वो वर्ड है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या कि देखो, ये मैंने एक डायगोनल बनाया और ये मैंने एक डायगोनल बनाया, करेक्ट है। ये दोनों डायगोनल के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है एंगल, 90 डिग्री का। लुक एट दिस, ये जो एंगल आपको दिखेगा यहाँ पे, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री का। ये दोनों डायगोनल के बीच में एंगल 90 डिग्री का। मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एक दूसरे को काट तो रहे हैं दो इक्वल पार्ट में, बट उसके साथ साथ एक दूसरे के बीच में जो एंगल बना रहे हैं वो भी कितने डिग्री का बना रहे हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बोले, माय ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। और ऐसा एक ही फिगर है जिसका नाम है स्क्वायर। और डायगोनल क्या होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब सेम होते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी होते हैं। और लास्ट वाला टॉपिक की बात करूं तो आपके सामने ये एरो बन के दिख रहा होगा नीचे, माय ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बड़ा गरीब इंसान है, और इसको आपको शेप समझ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस फिगर को हम क्या बोलेंगे। और इसका जो भी नाम होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है एज ए चैलेंज नंबर 1। जो स्टूडेंट क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनको बता देता हूँ कि चैलेंज टाइप करते समय अगर मान लो चैलेंज नंबर 1 है तो C1 लिख के उसका आंसर आपको सामने क्या करना है, टाइप करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट सवाल, सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पहले बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। एंगल ए दे रखा है और एंगल आपको डी दे रखा है, और आपको फाइंड करना है बी और सी करना है। पहले एक काम करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में एंगल के नाम लिख लेते हैं। ये ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और ये आपका डी। लिख लिया हमने एंगल का नाम। अब एंगल का जो भी मेजर है वो भी आप लिख दो। एंगल ए का मेजर कितना है,
4x प्लस 13 और एंगल डी का मेजर कितना है 5x माइनस 22। अब दोनों एंगल को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे दोनों एंगल को, तो दोनों एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल है। दोनों एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल है, या कैसे इंटीरियर एंगल है, एक दूसरे के बाजू वाले एंगल है। तो जब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, पहला सवाल तो ये है मेरा, तो वो होता है 180 डिग्री। तो मतलब क्या कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो एक दूसरे के पास वाले एंगल है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, उन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या बोलोगे आप लोग, इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल? ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? आप लोग लिख लोगे एडजेसेंट एंगल। एंगल ए का वैल्यू कितना है 4x प्लस 13 और एंगल डी का वैल्यू कितना है 5x माइनस 22 और दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 4x प्लस 9x 5x हो जाएगा आपका 9x और 13 में से 22 में से 13 गया तो कितना बच जाएगा? देखो यहाँ पे 7 और वहां का 2, तो टोटल बच जाएगा 9 और 22 के ऊपर माइनस साइन है, इसके लिए मतलब बड़े वाले का साइन यहाँ लगा देंगे और ये सामने 180 का हुआ है। अब ध्यान देना अच्छे से, 9 कॉमन निकलेगा दोनों में से, अंदर बच जाएगा x माइनस 1 और इधर आ जाएगा आपका 180 डिग्री। 9 जो मल्टीप्लाई में इधर इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डिवाइड और 180 माइनस ये हो जाएगा 9, 9 वन जा 9 टू जा और ऊपर का एक जीरो, मतलब ये आ गया आपका 20। अब ये -1 इक्वल टू के जाके हो जाएगा +1 और आपका x का वैल्यू आ जाएगा 21 डिग्री। कोई डाउट है यहाँ तक? लेकिन आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, क्वेश्चन में निकालने बोला है एंगल बी और एंगल सी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एंगल बी किसके बराबर होगा? वेरी गुड, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। तो एंगल बी हमारा किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर होगा। और उसके पीछे का कारण भी आपको पता है, क्या है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे एंगल बी का वैल्यू देखो, एंगल बी का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल डी? आप डायग्राम में देखो क्या है 5x माइनस 22, करेक्ट है। और 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हमारा x का वैल्यू कितना आया 21, पुट कर लो 21 माइनस 22 और ये हो जाएगा आपका 5 10 105 माइनस 22, 5 में से 2 गया तो 3, 10 में से 2 गया तो 8, 83 डिग्री। एंगल डी का बी का वैल्यू कितना आ गया 83 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया 83। उसी तरीके से एंगल सी आपको निकालना है और एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल ए के बराबर। रीजन सेम, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। तो एंगल सी भी मेरा हो जाएगा किसके बराबर? एंगल ए के बराबर। तो एंगल सी, साइड में आ जाता हूं मैं थोड़ा, एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x प्लस 13। कितना हो जाएगा 4x प्लस 13 और 4 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ x अगेन 21 डिग्री प्लस 13, तो ये हो जाएगा आपका 84 प्लस 13 और ये हो जाएगा आपका 97 डिग्री के आसपास। तो ये हमें मिल चुका है आंसर। एंगल सी का भी निकाल दिया और एंगल बी का भी निकाल दिया। आई होप सो ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो बाकी की जरूरत नहीं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आप डू इट यार, बार बार क्या बोलना, कर देना, ठीक है ना। अब पेरीमीटर क्या दे रखा है, सवाल पढ़ना अच्छे से। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150 डिग्री। पेरीमीटर का मतलब सभी को पता है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, करेक्ट है ना, उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। कितना है 150 डिग्री। वन ऑफ इट्स साइड्स, वन ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 डिग्री। तो समझ लेते पैरेललोग्राम पहले ले लेते हैं। ये मान लेता हूँ लेंथ L है और ये मान लेता हूँ लेंथ हमारी B है, थोड़ी देर तक लेंथ और ब्रेड्थ L है और B है, ऐसा मान के चला। ठीक है, अगर आपको L और B नहीं मानना है तो मेरे हिसाब से आप इसको और कुछ मान सकते हो। लेट्स इसको मैं X बोल देता हूँ, यहाँ पे इसको X और इसको मैं Y मान लेता हूँ। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो आपको पता अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x और ये y है तो ये भी क्या होगा y। तो x कितनी बार आया? x 2 बार आया और y भी कितनी बार आया? 2 बार आया। मतलब पेरीमीटर क्या हो गया 2 टाइम्स x प्लस y और वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 डिग्री।
150 समझ में, लेंथ है ना, डिग्री थोड़ी बोलेंगे लेंथ को। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। अब आते हैं सेकंड कंडीशन। क्या दे रखा है सेकंड कंडीशन? वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25। मान लेता हूँ यहाँ पे x हमारा y से बड़ा है, तो x अगर y से बड़ा है तो कितने से बड़ा है? 25 से। तो वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड, मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा? 25 का। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड, आपको सारे साइड का लेंथ निकालना। मान लेते इसका नाम देते तो ए, ई, सी और डी, और सारे साइड का लेंथ निकालना। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब ध्यान देना, 2 और 2 कॉमन है, तो यहाँ पे वापस कॉमन निकल के पहले बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू की तरह क्या क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पे आपको ये इक्वेशन 1 और ये आपको इक्वेशन 2 मिल चुका है, दोनों को अभी आपको सॉल्व करना साइमल्टेनियसली। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। आप देख पा रहे हो इन दोनों इक्वेशन में क्या बात कॉमन है? यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट होकर गायब हो जाएगा, आपको साइन बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे? नॉर्मली ऐड कर दो। तो प्लस वाई माइनस वाई कट, एक्स एक्स हो जाएगा आपका 2x और ये ऐड होके आपका हो जाएगा 100। 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के तरह के 100 को डिवाइड कर देगा और x का वैल्यू आ चुका है आपका 50 डिग्री। उसी तरीके से अब आपको y का वैल्यू निकालना है। चलो इसके इस वाले इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करते हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 डिग्री और यहाँ पे x का वैल्यू यू हैव टू पुट 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 75 डिग्री। हियर 50 इन प्लस साइन, आप जब लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके आओगे तो उसका साइन हो जाएगा माइनस 50 डिग्री और यू विल गेट y इज इक्वल टू 25। ओ सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, यहाँ पे डिग्री मत लिखना, यहाँ पे डिग्री मत लिखना, बिकॉज वी आर फाइंडिंग लेंथ, तो हमें यहाँ पे यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ कैन यू सी इन डायग्राम, हमने x क्या माना था? ये दोनों साइड को x माना था और ये दोनों साइड का नाम क्या है? BC और AD, और इनको हमने x माना था और x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आ गया हमारा 150 डिग्री, तो सॉरी 50 डिग्री, कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। में डिग्री डिग्री बार बार बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर, ध्यान रखना, ये गलती आप भी कर सकते हो, सेंटीमीटर। आ गया दो साइड। अब बची हुई दोनों साइड को फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइड भी मिल चुकी है हमें y के फॉर्म में और उनका नाम क्या है? डायग्राम में आप देख सकते हो AB और DC, और दोनों को हमने y मान के रखा था और उसका जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है वो कितना मिला? आई थिंक 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है, इतना बढ़िया तरीके से लुक एट। तो आई होप सो ये पूरा क्वेश्चन आपको बढ़िया ढंग से समझ गया होगा। अगर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको नहीं दिखा हो, मेरा इमेज यहाँ पे रह गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, इसको और इस वाली इक्वेशन को ऐड करके x का वैल्यू 50 निकाला, ठीक है। और अगर दिख गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मे बी ये आपको टेबल कंप्लीट करने में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या देता है, एक थ्योरम है, इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज पैरेललोग्राम। मतलब थ्योरम बोल रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, मतलब क्या हुए? सेम हुए, तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो आपको गिवन दिया है कि अपोजिट पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो प्रूव करके बताओ कि क्या वो पैरेललोग्राम होगा। तो शुरू करते हैं। एंगल ई किसके बराबर है? एंगल जी के बराबर, क्योंकि वो अपोजिट एंगल है ना। और एंगल एच किसके बराबर है? एंगल एफ के बराबर। तो यहाँ पे लिख दूंगा एंगल एच मेरा किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एफ के बराबर। और प्रूव क्या करना है? ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम। समझ में आ गया आपको? ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। अब एंगल ई और एंगल जी एक्स के बराबर है, हाँ जी लिख दिया। एंगल एच और एंगल एफ वाई के बराबर है, हाँ जी लिख दिया। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि भाई लेट्स से एंगल ई और एंगल जी तो बराबर है, तो क्यों नहीं उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, और एंगल एच और एंगल एफ बराबर है, तो क्यों नहीं हम उसको वाई मान लेते हैं। इजी हो जाएगा ना सॉल्व करना। अभी आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपको लिखना है 360 डिग्री, लिख लिया आपने। आपको पता है एंगल ई कितना है? एक्स। एंगल जी कितना है? यहाँ पे देखो, एंगल ई और यहाँ पे एंगल जी दोनों एक्स है, और एंगल एच और एंगल एफ दोनों क्या है? वाई है। तो एंगल ई कितना हो गया आपका? एक्स। एंगल जी कितना हो जाएगा आपका? वाई। एंगल एच कितना, एंगल जी सॉरी एंगल जी भी देखो आपको एक्स है ना, एंगल जी भी कितना हो जाएगा? एक्स। एंगल एच कितना हो जाएगा? देखो वाई।
और एंगल एफ भी कितना हो जाएगा y, और तीनों मिलकर वापस कितना हो जाएगा 360। अब देखो x और x 2 बार है, मतलब यहाँ पे लग जाएगा 2, और यहाँ पे y और y कितनी बार है 2 बार है, यहाँ पे लग जाएगा 2 और सामने आ जाएगा 360 डिग्री। अब ध्यान देना ये 2 और ये 2, देखो यहाँ पे 2x और 2y है, तो ये 2 और ये 2 क्या होगा कॉमन निकलेगा। कॉमन निकालने के बाद सामने वाले के 360 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 360 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 180 डिग्री आ गया। अब मान लो एंगल x का मतलब क्या था, एंगल x मतलब क्या था g के बराबर, तो लिख सकता हूँ ना मैं g। और एंगल y का मतलब क्या था h, एंगल y का मतलब क्या था x के बराबर, तो लिख सकता हूँ एंगल x, और इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब थोड़ा सा अगर आप डायग्राम में अच्छे से ध्यान दोगे, डायग्राम में अच्छे से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, तो आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एंगल g और एंगल h अगर आप दिख रहे होंगे दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है, इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों ये लाइंस को कट करके जा रही है। और जब इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है, तो अल्टीमेटली ये दोनों लाइन जो होती है वो क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है। तो एंगल जी और एंगल एच आर इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल लाइन एच जी, दिख रहा है क्या आपको एच जी, ये लाइन दिख रहा है एच जी, सेगमेंट एच ई एंड सेगमेंट जी एफ के बीच में दोनों एंगल ये बन रहे हैं, और दोनों एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब एच जी और जी एफ हमारे क्या हो जाएंगे इंटीरियर एंगल टेस्ट से क्या हो जाएंगे पैरेलल लाइन हो जाएंगे। और उसी तरीके से हम लोग, उसी तरीके से हम लोग, ध्यान देना मैं बता रहा हूं, उसी तरीके से हम लोग इन दोनों लाइंस को भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। कौन सा लाइन को, कौन से लाइन को, ध्यान देना, इन दोनों लाइन को भी हम लोग पैरेलल कर सकते हैं। जैसे हमने इनको प्रूव किया वैसे उनको, तो डायरेक्ट आपको लिखने की जरूरत है सिमिलरली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, कौन सा एंगल जी और एंगल एफ 180 डिग्री के बराबर होगा, तो साइड एच जी, साइड एच जी किसके पैरेलल होगी साइड ई एफ के पैरेलल होगी, और रीजन होगा इंटरनेट एंगल टेस्ट और पैरेलल लाइन। बात समझ में आ गया। और इन दोनों टेस्ट की मदद से 1 और इन 2 इन दोनों से बता सकते हैं कि ई एफ जी एच क्या हो जाएंगे पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। इतना सिंपल सवाल है, प्रैक्टिस करना जरूर। नहीं समझा तो अपने स्कूल की टीचर से एक बार पूछ लेना, नहीं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा इस टॉपिक पे, ठीक है। हो नेक्स्ट सवाल, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम है कब, जब इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा, जब उसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे एंड कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम होंगे। तो ये प्रूफ आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये भी एक चांसेस है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको कवर होने चाहिए। तो एबीसीडी यहाँ पे पैरेललोग्राम है, गिवन दे रखा है कि भाई अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है और अपोजिट साइड क्या है पैरेलल है। मतलब भाई सीबी सीडी के सीबी डीए के, आप देख पा रहे हो सीबी डीए के क्या है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, देखो सीबी डीए के क्या है कॉन्ग्रुएंट है, और सीबी डीए के क्या है पैरेलल है। अब मैंने यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन किया मतलब ज्वाइंट कर दिया, किसको ज्वाइंट कर दिया बीडी को मैंने ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे। राइट द कंप्लीट प्रूफ विच गिवन इन द शॉर्ट, अभी यहाँ पे प्रूफ जो दे रखा है वो शॉर्ट में दे रखा है, आपको उसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। ध्यान देना, देखो एंगल ट्रायंगल सी बी डी, ट्रायंगल सी बी और डी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए डी बी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कॉन्ग्रुएंट हुए कैसे, पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं। अब ध्यान देना अच्छे से कि भैया यहाँ पे सी बी और डी ए हमारा क्या है कॉन्ग्रुएंट है, और सी बी डी ए क्या है पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये बात समझ में आया, क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला साइड और ये वाला साइड पहले से कॉन्ग्रुएंट है, ये समझा। और जो हमने बीच में ये जो लाइन मारा है कॉमन साइड हो जाएगा। तो ये अगर तीनों चीजें यहाँ पे हो गई तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल एस ए एस से क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको बीच में रीजन लिखना पड़ेगा कि भैया एंगल ये वाला जो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है जिसका नाम है एंगल सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट ए डी बी। कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे अल्टरनेट एंगल है, ये कौन सा एंगल है अल्टरनेट एंगल, यहाँ तक समझा। बीडी किसके बराबर आ जाएगा, बीडी के बराबर आ जाएगा, क्यों आएगा कॉमन साइड है, यहाँ तक समझा आप लोगों को, ठीक है। अब बचा सीबी किसके बराबर आएगा, सीबी ये वाला देखो सीबी किसके बराबर आएगा डीए के बराबर आएगा, और ये बात हमें गिवन दे रखी थी। बात समझ में आ गया, क्या दे रखी थी गिवन दे रखी थी।
सिंपल है, क्लियर है। अब मैं लिख सकता हूँ कि भाई ऐसे स्ट्रेस ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बचा हुआ सी डी बी मतलब ये वाला एंगल, और एडीबी मतलब कौन सा एंगल, एडीबी, एडीबी देखो सी डी बी और एबीडी मतलब ये वाला एंगल, दोनों एंगल भी अभी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर वो दोनों एंगल भी सेम हो गए तो यहाँ पे सारे के सारे साइड एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे, और मैं बोल दूंगा कि भाई सी डी किसके बराबर हो गया, बी ए के बराबर हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मतलब हमने पहले इन दोनों को पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट लिखा था, प्रूव करने के बाद अब ये और ये भी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। यहाँ पे इतना सिंपल था, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस करना इसको, क्लियर। Diagonal of rhombus is 20 centimeter and 21 centimeter respectively. Then the find the rhombus and its perimeter. क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ द rhombus और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ले लिया डायगोनल, मैंने एक डायगोनल का दूसरा डायगोनल ले लिया, पहले डायगोनल का लेंथ 20 है लिख लिया, दूसरे डायगोनल का लेंथ है हमारा 21। आपको पता है कि रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये तो सभी को पता ही है। तो मतलब अगर एक डायगोनल 20 का है तो उसका आधा हो जाएगा कितना, 10 का, उसका आधा कितना हो जाएगा, देखो ध्यान देना, अगर एक डायगोनल यहाँ पे 20 का है तो उसका आधा जो डायगोनल आपको रेड वाला दिख रहा है वो कितने का हो जाएगा, 10 का। और अगर एक डायगोनल 21 का है तो उसका जो आधा डायगोनल होगा वो कितना होगा, 21 का आधा मतलब 21 डिवाइड बाई 2। ये बात समझ में आ गया। अब निकालना साइड, क्या आप लोग ये वाले ट्रायंगल पे फोकस कर सकते हो, और आपको पता है कि रोम्बस के अंदर डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, बराबर। मैं नाम दे देता हूँ ए ओ बी, समझ में आया। पहले बात करेंगे कि इन रोम्बस डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। बात समझ में आ गया, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, आप समझ देना। रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल एक ओ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। आपको समझ में आ गया क्यों 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो ये बन जाएगा कि ए बी का स्क्वायर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। आप डायग्राम में देख लो अच्छे से, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपको समझ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाया, ए ओ का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर, और बी ओ का वैल्यू कितना है 21 का आधा मतलब 21 बाई हाफ का स्क्वायर। एक बात समझना जरूरी है आपको कि यहाँ पे हमें, अगर मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी डी, तो यहाँ पे जो ए सी था वो कितना था 20 डिग्री, और एओ कितना था, एसी का आधा। अभी तो मैंने किया था, कितना आया एसी का आधा 10, जब मैंने यहाँ पे देखो 10 लिखा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो बीडी कितना था 21, और तो उसी तरीके से जो बीओ था वो कितना था, बीडी का आधा मतलब क्या 21 का आधा मतलब कितना, 21 का आधा मतलब आप ऐसे लिख के रखो, सॉल्व करना ऐसे रहेगा। बात समझ में आ रही। अब देखो ये सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, पेशेंस रखना है, कल या परसों आपका एग्जाम हो सकता है, तो प्रैक्टिस पूरा करना है वीडियो के एंड तक। देखो 1.5 घंटे का सेशन बन सकता है, 1 घंटे का बन सकता है, लेकिन आपको फोकस करके इसको फॉलो करना, वीडियो को स्पीड कर सकते हो अगर आपको कोई किसी का आंसर पता है तो, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। बात समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका, पूरा करने के बाद अगर आई होप आपको इतना तो अगर आता होगा तो ये मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा 841/4, और ये आपका इधर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। क्लियर है, 100% समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है, हमें जो निकालना है ए बी, देखो ए बी किधर है, ये रहा हमारे ए बी साइड है ना, ये तो ए बी निकालना तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। अब देखो 841 किसका स्क्वायर रूट होगा, तो अगर आप 29 इंटू 29 करके देखोगे तो आई थिंक ये समझ जाएगा आपको। यहाँ पे 9 टू होता है 18, और 18 8 हो जाएगा 26, 0 9 टू हो जाएगा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड 2 टू 4, और ये हो जाएगा आपका 5, ये आ गया 1 8, और 6 होगा 14, 1 कैरी 941 मतलब इसका स्क्वायर रूट होगा ये 29 का। तो ये हमें यहाँ पे ए बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 29, और 4 किसका स्क्वायर रूट होगा तो 2 का, तो ये हमें मिल गया ए बी का वैल्यू कितना 29/2। हमें क्या निकालना था, साइड ऑफ द रोम्बस। साइड ऑफ द रोम्बस आ गया 29/2, लेकिन इसको पॉइंट में लिखना जरूरी है, तो ये हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से 14.5 सेंटीमीटर आ गया साइड। अब निकालना है पेरीमीटर। अब रोम्बस के सारे साइड सेम होते हैं, सारे के साइड, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा
तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 14.5, और आप 14.5 का मल्टीप्लाई साइड में कर लो अच्छे से। 14.4 का 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 22 कैरी फॉरवर्ड, 16 और 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 और एक 5, ये आगे आपका लगभग 58, और देखो पॉइंट यहाँ आएगा तो 58 सेंटीमीटर आगे आपका पेरीमीटर। बड़ा सिंपल सवाल था, प्रैक्टिस करके जरूर जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द वेदर रीजन फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी मैंने आपको पहले जो अभी मैंने चार्ट जो टेबल आपको समझाया था, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, उस उसी को अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर समझे होंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इन सब का आपको आंसर करना है, और ये होगा आपका चैलेंज नंबर 2। और आंसर करते समय ध्यान रखना कि अगर पहले का ट्रू है तो ट्रू लिख देना, फिर फॉल्स ट्रू, ऐसे आपको 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करके बताने हैं, ठीक है। देखो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो आंसर करने वाले, क्योंकि पेशेंस बड़े कम लोगों में होता है, और अपने कॉन्सेप्ट पे डिपेंड, मतलब जिन्होंने ये इनके आंसर कर दिए ना, मैं समझ जाऊंगा कि उनसे उनके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेजर ऑफ द एंगल, सारे एंगल का मेजर का रेशो आपको दे रखा है ऑफ द ट्रेपेजियम, और आपको सारे एंगल का मेजर फाइंड करना है। मेजर ऑफ द एंगल शो दैट एबीसीडी इज द ट्रेपेजियम। अब मुझे बताओ एबीसीडी ट्रेपेजियम कब होता है। देखो ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी थी कि ट्रेपेजियम में कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मतलब अगर इसको और इसको मैं पैरेलल प्रूव कर दूं तो यहाँ पे ये मेरा ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब जितने भी एंगल दे रखे उन सबका सम कर लो, तो दैट इज 4x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 8x, पीछे x लगा के उनका सम कर देना, कितना हो जाएगा 360। बात समझ में आया। अब सबको ऐड करो, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 हो जाएगा आपका 24 इजिकल्स टू 1360 डिग्री। बात समझ में आ गया, देखो बराबर है ना, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड। इसको थोड़ा 4 4 से डिवाइड करके देखना एक बार, 6 और ये हो जाएगा 9, तो ये 90/6 आ गया। 3 से करके देखना, 3 2 जा 3 3 जा, ये 30/2 आ गया, और एक बार 2 से करना, ये आ गया आपका 50 डिग्री। एक्स का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। अब आपको एक्स का वैल्यू 4x में डालना, 5x में डालना, 7x में डालना और 8x में डालना। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, 4x में डालना है, 5x में डालना है, 7x में डालना है और 8x में डालना है। चलो फटाफट, 4 इंटू 15, 5 इंटू 15, 7 इंटू 15, 8 इंटू 15, ठीक है। फटाफट इनका मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 4 हो जाएगा ये 60, 15 इंटू 5 75, ये कितना हो जाएगा 7 5 35, ये मेरे हिसाब से 105 होगा क्या, 105 देख लेना। और 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 8 बचे, आई थिंक दिस विल बी 120, 120 करेक्ट है ना, 120 होगा। अब देखो, अब देखो अगर मैं बोलूँ ये ए, ये बी, ये सी और ये हमारा डी है, बराबर। अब इनमें से किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, देखो कौन से दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो अगर आप 75 इंटू 105 करते हो तो भी 180 डिग्री आता है, और 60 इंटू 120 करते हो तो भी 180 डिग्री आता है। मतलब मान लो कि ये अगर मेरा एंगल ए है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और ये एंगल मेरा अगर बी है, तो आप एंगल ए और एंगल बी का सम कर रहे हो, 180 डिग्री आ रहा है, मतलब एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री आ रहा है। मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों एंगल हो गए इंटीरियर एंगल, और इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों जो आपको साइड दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आप बोल दोगे कि अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। दैट्स मीन व्हाट, एडी इज पैरेलल टू बीसी बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। इतना सिंपल था। और अगर ऐसा हुआ तो मैं लिख सकता हूँ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। बात समझ में आ गया है, इतना सिंपल था, बस किसी दो साइड को क्या करना था, पैरेलल प्रूव करना था। नेक्स्ट बढ़ गए हम सर्कल की तरफ से। अब हमारा चैप्टर नंबर 6 सर्कल के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सर्कल के बेसिक को समझते हैं, इसको हम सर्कल बोलते हैं, इसको हम सेंटर बोलते हैं। सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, आपको साइड में दिख रहा होगा। इसको जो हमने अभी ड्रॉ किया इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को साइमल्टेनियसली ज्वाइन कर दियो, कॉर्ड बोलेंगे। सर्कल के सेंटर से जाके दो सर्कमफेरेंस के हिस्से में टच करने वाले
फिगर को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर का दूसरा नाम भी है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और डायमीटर का फॉर्मूला होता है रेडियस का 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। बात समझ में आ गया? एरिया ऑफ सर्कल, अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो वो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है, मतलब क्या कि आपको सर्कल का पूरा लेंथ निकालना है, गोल का लेंथ, तो वो हो जाता है 2 पाई आर। बात समझ में आ गया? अब आपको यहाँ पे अभी ब्लू कलर का दिख रहा होगा कि सेंटर से लेके मैंने कॉर्ड के ऊपर कुछ ड्रॉ किया, दिख रहा है आपको? सेंटर से लेके कॉर्ड तक ड्रॉ किया है। तो सेंटर से लेके कॉर्ड तक जो लाइन ड्रॉ किया, अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो वो मेरे कॉर्ड को क्या कर रहा होगा, दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा होगा, ब्रेक डाउन कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक थ्योरम समझना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड को दो हिस्सों में क्या करता है, बांट लेता है। मतलब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे सर्कल्स को सेंटर से लेके कनेक्ट कर दूंगा और ये रेडियस में अगर बनाता हूँ तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई देखो ये साइड 5 दे रखा है, ये साइड 4 दे रखा है, तो बताओ रेडियस क्या होगा। कभी आपको रेडियस दे रखा होगा, ये साइड निकालने बोल दिया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको रेडी रहना उन सब चीजों पे। बात समझ में आ गया? तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी ध्यान रखना है और इन पे हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? अभी कुछ बातें बताता हूँ। मान लो कि डायमीटर, अगर मान लो रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2, और बोला कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड बताओ सर्कल का डायमीटर, या कभी कभी डायमीटर ना बोल के बोला जाएगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड बताओ। तो यहाँ पे डायमीटर, अगर रेडियस आपको 2 दे रखा है तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब आपका डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बराबर कि नहीं? फिर आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड दे रखा होगा और बोलेगा रेडियस बताओ, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड का आधा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। अगर मान लो लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपको दे रखा है 4, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका, आधा, 2। ठीक है, इतना सिंपल। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है और रेडियस उसका हो जाएगा आपका, देखो समझते हैं इसको। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, मतलब जो कॉर्ड है उसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया हमारा 5 और कॉर्ड का लेंथ कितना हो गया यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना। बड़ा सिंपल है। एक बात को समझना, अभी हमने बोला कि कोई भी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो कॉर्ड को क्या करता है, दो हिस्सों में बांट देता है ना। तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आ गया? तो अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी ओ, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ से जो बीसी हमारी कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जो बीओ होगा वो 8 का आधा होगा, क्योंकि हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने उसको क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। तो यहाँ पे आपको ये जो बीओ है ये आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। अगर आप इस ट्रेंगल में देख सकते हो, इस ट्रेंगल में अच्छे से देखोगे तो एंगल ओ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई मैं कर सकता हूँ। हाँ जी, एक एंगल 90 डिग्री का मिल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। और वो हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। और ए ओ का वैल्यू कितना है हमें निकालना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और बी ओ का वैल्यू कितना है, 4। और ए बी का वैल्यू कितना है, 5। अब देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ए ओ वैसे का वैसा रहेगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 25 में से 16 गया, 9 हो जाएगा एओ का स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद एओ का वैल्यू कितना आ चुका होगा आपका, 3 सेंटीमीटर। और ये होगा आपका डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिंपल था, बढ़िया था। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाना। इस टाइप का कोई किसी भी तरह से सवाल आ सकता है कि मतलब कभी कभी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला दिया होगा, आपको कॉर्ड का लेंथ दिया होगा, बोलेंगे रेडियस निकालो। कभी कभी आपको क्या कर दिया होगा, रेडियस दिया रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा और बोला होगा कॉर्ड का लेंथ निकालो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने बताया आपको इसमें कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से फोकस करना। देखो परपेंडिकुलर दिया होगा, रेडियस दिया होगा, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप क्या निकालोगे, ये निकालोगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, कॉर्ड का लेंथ। तो जो भी आपका ये वाला लेंथ आएगा उसका डबल कर दोगे तो आपका कॉर्ड का लेंथ भी तो मिल जाएगा ना। तो इसी एक क्वेश्चन में 3 अलग अलग सवाल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें निकालने पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इन सर्कल और सर्कम सर्कल के बारे में। ठीक है ना, अगर मैं इन सर्कल की बात करूं तो इन सर्कल कुछ इस तरीके से दिखता है। वो सर्कल ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को क्या करता है, टच करता है। और अगर मैं सर्कम सर्कल की बात करूं तो एक ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता है। किसको टच करता है, तीनों वर्टेक्स को टच करता है। बात समझ में आ गया? इस तरीके के फिगर को आपको प्रैक्टिस करके जाना, और दोनों का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे किया, जो पढ़ के जाना।
डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेशन से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस खुद से करना है। कुछ क्वेश्चन में भी आपके लिए दे रहा हूँ। इस चैलेंज नंबर मे बी 2 हो गया था, चैलेंज नंबर 3, चैलेंज नंबर 4 और चैलेंज नंबर 5, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आईएमपी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट चैनल को। आई होप सो हमारे एफर्ट भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो फटाफट इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक लेके आ जाना। इस सेशन के अंदर मैं 3 चैप्टर कवर करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और ये चैप्टर नंबर 7 अभी मैं कवर कर लूंगा। आगे बचे हुए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन तभी करूंगा जब तक 1 के इस पे लाइक नहीं आएगा। आज ही के दिन, आज ही शाम तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट 1 के लाइक करवा लेना, जितना हो सके उतना शेयर कर लो इस वीडियो को। ठीक है, आते हैं हम लोग 7th चैप्टर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। अभी आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है आपका x इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0, भूलना नहीं। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग। और अगर मैं कोई लाइन, अभी ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, ये जो रेड वाली आपको लाइन दिख रही है, ये y एक्सिस के क्या है? ये y एक्सिस के पैरेलल है। ये रेड वाली जो लाइन है ये y एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। और जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इक्वेशन होता है कुछ x इक्वल्स टू a के फॉर्म में। अब आप पूछोगे a क्या है? तो a मतलब वो पॉइंट जहां पे ये लाइन x एक्सिस को टच कर रही है। a मतलब वो पॉइंट जहां पे ये लाइन x एक्सिस को टच कर रही है। मान लो यहाँ पे a का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखते समय लिखूंगा कि x इक्वल्स टू 5। मान लो यहाँ पे x का वैल्यू 6 है, तो मैं लिखते समय लिखूंगा कि x इक्वल्स टू 6। तो इससे क्या समझा कि अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू a, और a का मतलब होगा कि वो लाइन x एक्सिस पे कहां पे टच कर रही है। बात समझी? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन कुछ होगा x इज इक्वल्स टू b, और b का मतलब क्या हो जाएगा? b मतलब वो लाइन कहां पे y एक्सिस को टच कर रही है, कहां पे y एक्सिस को टच कर रही है। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आना है, मतलब आना है। बात को समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस। ये देखो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसके अंदर दोनों पॉइंट मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। उससे में पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब x निगेटिव y पॉजिटिव, दोनों निगेटिव होते हैं, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये आपको भूलना नहीं है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आपको बात समझ में आ गई है सारी? तो ये आपको इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मे बी आपको आगे जाके करवाने वाला। फिर ये वाले एग्जांपल समझने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट E इज 2,1। मतलब ये सारे राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट E बोला था। E कहाँ पे? देखो ये, सॉरी E किधर है? ये रहा। और E के कोऑर्डिनेट बताओ, ये भी 2 है और ये 1 है, तो आंसर हो जाएगा 2,1। F के कोऑर्डिनेट देखो क्या है? F के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखो x का वैल्यू -3 है, y का वैल्यू 3 है, -3,3। उसी तरीके G के कोऑर्डिनेट, उसी तरीके से T के कोऑर्डिनेट। और कभी कभी क्या हुआ होगा कि कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे होंगे और आपको इन पॉइंट्स को या इन पॉइंट को आपको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे को 2,1 प्लॉट करना, तो मैं पहले जाऊंगा 2 पे, ये देखो 2 मिल गया और ये मिल गया 1, तो मैं यहाँ पे ऊपर जाके ये पॉइंट पे आ जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 2,1 इस तरीके से। फिर बोला कि -3,3 प्लॉट करो, तो -3 पे गया, यहाँ पे 3 पे गया और मैं यहाँ लिख दूंगा -3,3। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपको पॉइंट प्लॉट करने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या किसी पॉइंट को दिया रहेगा और बोला रहेगा कि बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ग्राफ को देख के वो भी सवाल आ सकता है। तो मेरे हिसाब से पॉइंट प्लॉट करने वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाता है और स्टूडेंट को एक ग्राफ पेपर पे काम करने का मौका भी मिल जाता है। तो पॉइंट प्लॉट करना बड़ा इजी है, ग्राफ पेपर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको देखा जाएगा, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट आर लाइज, मतलब क्या कि यहाँ पे देखो 2 क्वाड्रेंट बना दिया। अब दिख रहा पहला ए वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये कर रहा है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से निगेटिव निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस वाले टाइप के सवाल भी आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करो कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वापस कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द LM फ्रॉम द y एक्सिस?
क्या आपको ये LM दिख रहा है? ये सवाल 4 मार्क्स के लिए एंड में पूछा जा सकता है। LM का y एक्सिस से कितना दूरी है? अगर आप LN देखोगे तो x एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी y एक्सिस से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 यूनिट। बात समझ में आ गया? कितना होगा? 3 यूनिट। कितना होगा? 3 यूनिट। ओके, बात समझ में आ गई? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PQR। P किधर है? देखो P ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं। देखो P, देखो P दिख रहा है आपको, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो P का तो हो गया मेरा 3,2 बराबर। Q का क्या होगा? देखो Q किधर है? ये रहा Q, x हो गया 3 और y हो गया हमारा -1, तो ये हो गया Q का 3, -1। उसी तरीके से क्या आपका R का खुद लिख दोगे, कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ठीक है, भूलना नहीं। What is the difference between x coordinate of the point L और y coordinate x coordinate of the point L and M? पॉइंट L किधर है? देखो ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा गंदगी मिटा देता हूँ यहाँ से। अब पॉइंट L कहाँ है? ये रहा, और पॉइंट L के कोऑर्डिनेट बताना। देखो देखो ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब L हो गया 3,3। और M किधर है? M M M M, ये रहा M, और ये M भी हो जाएगा आपका 3, -3। बात समझ में आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L और M? मुझे बताओ, L का x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है, और M का x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 0। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 0। इतना सिंपल सवाल था, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, बाकी आपको ड्रॉ करना है। कैसे करना है? मैं पहले वाले लेता हूँ। देखो सबसे पहला स्टेप, y को सेपरेट करो। y को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x को इधर भेज दो, तो ये y इक्वल्स टू बन गया 2 - x। अब आपकी मन चाहे x की वैल्यू लेते रहो, उसके हिसाब से y की वैल्यू फाइंड करो। मान लेता हूँ यहाँ x लिखता हूँ, यहाँ पे y, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x, y। चलो मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ पहले 1, फिर ले लेता हूँ 2, फिर ले लेता हूँ मैं 3, और फिर ले लेता हूँ -1। अलग अलग वैल्यू ले लिया। जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो ये 2 - 1 हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 1। देखो जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो 2 - 2 हो गया, और y का वैल्यू कितना आ गया? 0। बात समझ में आ गया? जब मैंने x का वैल्यू कितना लिया? 3 लिया, तो 2 - 3 ले लिया, और y का वैल्यू कितना आ गया? -1। और जब मैंने x का वैल्यू, ध्यान देना, x का वैल्यू मैंने -1 लिया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मेरे को पॉइंट मिल गया 1, 1, 2, 0, 3, -1 और -1, 3। अब मैं यहाँ पे ग्राफ में वैल्यूज लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ऊपर लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5। वैसे नीचे माइनस में आएगा ना, माइनस वाई एक्सिस है ना, -4, -5, -1, -2, -3, आ गया। इस तरीके से आपको बना लेना दोस्तों। आगे देखो 1, 1, देखो 1 और 1 यहाँ पे देखो। देखो अगर ग्राफ प्लॉट करने वाला क्वेश्चन आएगा, उसका भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाना है। कैसा प्लॉट करते हैं? देखो 2, 0 प्लॉट करना ना। देखो 2 यहाँ पे है और y तो 0 ही है, y तो 0 यही है, तो मतलब ये हो गया मेरा 2, 0 बराबर। ये मेरा हो गया 1, 1, ऐसा लिखना आपको। 3, -1, देखो 3 इधर है, -1 इधर है, तो 3, -1। और फिर कौन सा है? -1, 3, तो -1 इधर है, -1 इधर है, और 3 हमारा किधर है? इधर है। देखो ये आ गया -1, और अब इन सारे पॉइंट को मिला लेना है। देखो मैं स्ट्रेट लाइन में मिला नहीं पाऊंगा शायद, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। ओहो, मिला गया, मिला गया, मिला गया। इस तरीके से मिलाना है, और जो भी इक्वेशन का आपने ये ग्राफ बनाया है, उस इक्वेशन को ऐसा एरो करके आपको लिख देना है x + y = 2। इतना काम होगा नहीं। और आपको स्केल यहाँ पे लिखना बड़ा जरूरी है कि ऑन x एक्सिस, बराबर ना, ऑन x एक्सिस। देखो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह कम है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, और ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। और इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफी भूख लग रही थी मेरे को, सच बता रहा हूँ, वीडियो को बनाते बनाते, लेकिन मैं वीडियो को पॉज भी नहीं कर पा रहा था, नहीं तो फिर वो वापस से मुझे शुरू करना पड़ता। तो आई होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपके आने वाले एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए। बाकी बचे हुए टॉपिक भी मैं कवर करूंगा, लेकिन 1000 लाइक आपको लेके आने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी वीडियो के एंड में बता रहा हूँ कि मार्केट में माहौल बड़ा खराब है क्वेश्चन पेपर को लेके, आपको ये बात पता भी होगी। मेरा मानना है कि जिन स्टूडेंट का जीवन में सपना बहुत बड़ा है ना, मतलब लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा उखाड़ना है, सिंपल शब्दों में बताऊं मैं, तो वो सब लोग इन सारे चक्रों में नहीं पड़ेंगे। वो अपनी मेहनत करेंगे, और अपनी मेहनत से 50 में से अगर 25 भी मार्क्स मिल रहे होंगे, तो उनको वो खुशी जरूर मिलेगी। अगर किसी इंसान को चोरी करके 90 मार्क्स मिल रहे होंगे,
आउट ऑफ 100% मिल रहे होंगे और किसी को अपनी मेहनत करके 50 मार्क्स मिलेंगे, तो उस 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट के चेहरे पे तो खुशी होगी, जो तेज होगा वो उस 90 या 100% वाले के चेहरे पे भी नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है, प्लीज जो भी हो अपना लाना, चोरी करके मत लाना। और लाइफ को अगर आपको या जीवन में मतलब बोलते ना फाइट करना सीखना है, तो ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में ही फाइट करना आपको शुरू करना पड़ेगा, तो लाइफ में आप बड़े बड़े लेवल पे फाइट कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।